सभी भाइयों बहन को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी हमारी वीडियो का, क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल का मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आज उसी कड़ी में मैं पार्ट 3 करा रहा हूँ, पार्ट 2 करा चुका हूँ। ये मॉक टेस्ट बहुत ही स्पेशल है, आप लोग इसे मत छोड़िएगा। अगर छोड़ दिए तो समझ लीजिए आपका नंबर तो गया। ठीक है, इसीलिए मैं और कुछ नहीं कहूँगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ठीक है बताओ। इसमें ऑप्शन में पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग टिक लगा लिए होंगे और मैं बता रहा हूँ। अब इज ए स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड और मास टेक प्लेस। अगर हम स्पेसिफाइड कर ले कि क्या रीजन हो सकता है जैसे हम एनर्जी और मास को ट्रांसफ़र कर दे उस स्थान से, तो वहाँ पर आइसोलेशन सिस्टम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो और ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। इज ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मास एंड ओनली एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, गलत हो जाएगा। अगर हम मास और एनर्जी को केवल क्रॉस कर दे बाउंड्री को तो ये भी वहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम होगा, नहीं होगा भैया। मास और एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो जाएगी तो क्या आइसोलेटेड, वहाँ आइसोलेटेड सिस्टम कहाँ रह गया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ठीक है देखो कह रहा कैन नॉट ट्रांसफ़र आइदर एनर्जी और मास और फ्रॉम द सराउंडिंग। उस जहाँ पर ये सराउंडिंग है, ठीक है, ये मान लो सराउंडिंग है, इसके अंदर से कैन नॉट ना ट्रांसफ़र हो सके क्या, इसके अंदर से एनर्जी, और ना ही यहाँ से मास ट्रांसफ़र हो सके, ना ही मास ट्रांसफ़र हो सके इस बाउंड्री के अंदर, इस सराउंडिंग के अंदर से। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम को हम एक प्रकार से कह सकते हैं, इसका एग्जांपल एक मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। थर्मस, आप लोग थर्मस को देखे होंगे ना, अगर वहाँ पे गर्म पानी रख देते हैं तो गर्म ही बना रहता है ना, क्योंकि वहाँ से ना मास ट्रांसफ़र होता है ना हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम उसे कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितनी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन के बारे में चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट ट्रांसफर आइदर एनर्जी और मास टू और फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा एम इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ मास नहीं ट्रांसफ़र हो सकता और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती। डेल्टा ई इक्वल टू जीरो फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में। उसका एग्जांपल क्या होगा, यूनिवर्स, हम यूनिवर्स कह सकते हैं, और हम सकते हैं थर्मस फ्लास्क कह सकते हैं, या बोतल कह सकते हैं। जो थर्मस फ्लास्क का बोतल होता है जिसे मैं भी बताया उसका एग्जाम्पल, और यूनिवर्स भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द पॉलीटॉपिक प्रोसेस इक्वेशन पी बी पे पावर एन कांस्टेंट इफ एन इक्वल इज इन्फिनिटिव लार्ज द प्रोसेस इज टर्म, क्या हो जाएगा। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आप लोग को सॉल्व करके भी बताएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए कितनी बार पूछा हुआ, आरपीएससी एई 2018 में, टीएनपीएससी एई 2018 में, और यूकेपीएससी एई 2007 में पेपर सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीबी पावर अगर इन्फिनेटिव कर देंगे, देखो ठीक है, पीबी पे पावर अगर हम इन्फिनेटिव कर देंगे तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हमारा प्रेशर तो अब चेंज हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो कि बी जो है कांस्टेंट हो जाएगा, पी वी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना। और इसका अगर हम पी बी पे पावर, इसका मान अगर हम जीरो रख दें तब क्या होगा, इसका मान सभी का मान अलग अलग से निकल जाएगा। बी पे पावर जीरो रखेंगे, देखो पी बी पर पावर जीरो रखेंगे तो कांस्टेंट के बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर तब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब टेम्परेचर कब कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट कैसे होगा, नहीं होगा, इसमें टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं है। और आइडियाबैटिक प्रोसेस तो हो जाएगा, कब होगा, जब इसमें इसका मान हम 1.4 रख दें तो यहाँ पर आइडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। बी पे पावर 1.4 रख दे इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा ये आइडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। मैं सभी के बारे में बता दिए बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये बहुत ही
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इस सभी के बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है, मैं सभी को बता भी देता हूँ, जो मैं बताऊँ वही सब लिखा है, ठीक है। देख लीजिए, इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट हमें दिया है, ठीक है, ये हमें कांस्टेंट दिया है। अगर एन इक्वल टू इन्फिनेटिव है तब पी वी पावर इन्फिनेटिव इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। पी वी पावर इन्फिनेटिव इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये तो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तब हम उसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या करेंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो हमारा इसका कुछ मान निकलेगा तो हमारा यहाँ पर इधर ले जाएंगे तो कांस्टेंट पे 0 हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बी इक्वल टू कांस्टेंट क्योंकि इन्फिनिटिव है। और अगला प्रोसेस हम देख लेते हैं, एन इक्वल टू अगर हम 1 रख देंगे, पी वी पावर अगर 1 रखेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, तो हमारा हो जाएगा ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। पी वी इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो वहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, और एन इक्वल टू अगर 0 रख देंगे तो कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है सभी, ठीक है। देखिए आइडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ पर हो जा रहा है, कब हो रहा है, पी वी पावर 1.4 रख दें तो आइडियाबेटिक प्रोसेस हो जा रहा है, बहुत ही आसान सा है। अब इसके बाद सभी के बारे में देख लेते हैं एक बार और, कि मतलब किस प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर कांस्टेंट प्रेशर कब होगा, जब हमारा बी एन इक्वल टू 0 हो जाएगा, पी वी पावर एन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा, जब पी वी पावर एन इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम एन इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या कौन सा प्रोसेस होगा, सही से बताओ, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर थर्मल प्रोसेस कब कांस्टेंट होगा, जब हमारा पी एन इक्वल टू 1 रख देंगे, पी वी पावर एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। आइडियाबेटिक प्रोसेस कब होगा, एन इक्वल टू अगर हम पी वी पावर एन इक्वल टू 1.4 रख देंगे तो हमारा आइडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम कब होगा, जब पी वी पावर एन इक्वल टू हम रख देंगे इन्फिनेटिव अगर रखेंगे तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही टॉप लेवल के हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है सभी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, और अगर आप लोग किसी भी प्रकार की बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग सभी प्रकार की बुक्स को जो परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही बार पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। TNPSC AE 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसे देखिए, इन द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इसका मतलब यह हुआ कि वह इंस्ट्रूमेंट आप लोग बताइए जो हम बिना डायरेक्ट कांटेक्ट किए ही टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग बताइए जल्दी, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में आप लोग बताते रहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बायोमेटालिक कट ऑफ गलत हो जाएगा। बायोमेटालिक कट ऑफ का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं भाई डायरेक्ट टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्योंकि वेपर प्रेशर थर्मोमीटर का यहाँ पर भी यूज़ नहीं करेंगे, पायरोमीटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई टेम्परेचर को हमें मेजर करना है तो पायरोमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, TNPSC AE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पायरोमीटर क्या होता है, ठीक है। पायरोमीटर इज ये डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, यह जो है एक हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सच एयर इनकाउंटेड इन फर्नेस, जहाँ पर जो है जैसे हम कह सकते हैं जो फर्नेस का होता है जहाँ पे बर्न किया जाता है वहाँ पर, जब मोस्ट पायरोमीटर वर्क बाय मेजरिंग रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, जहाँ पे जो है रेडिएशन हमारा जो है बॉडी से गुजरता है, हुज जो टेम्परेचर इज टू मेजर, जहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। रेडिएशन डिवाइस हैव द एडवांटेज ऑफ नॉट टच द मटेरियल बीइंग मेजर्ड, जो हम रेडिएशन जो है एक डिवाइस, एक एडवांटेज डिवाइस हो सकता है, और जो हमारे छू करके मटेरियल को नहीं मेजर कर सकता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन TNPSC यही 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा, जब हमारा यहाँ पर P1 B1
इंटीग्रेशन P1/P2 ये हमारा अगर हो जाए तो वहाँ पर वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम और प्रेशर जो है चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इंटीग्रेशन लगेगा। जब इंटीग्रेट लगेगा तो वहाँ पर P1/P2 है ना, वही हमारा चेंज होता है। देख लीजिए कैसे होगा, यहाँ पर मैं नीचे लगा के लिख दिया हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। W इज आइसोलेटर, अगर जो है वर्क आइसोलेटर सिस्टम कब होगा, वर्क आइसोलेटर आइसोथर्मल प्रोसेस है, और यहाँ पर हो जाएगा P1V1 इंटीग्रेशन ऑफ P1/P2 ये हमारा हो गया। और उसके बाद और एक प्रोसेस हो जाएगा, या हम कह सकते हैं हम P2V2 इंटीग्रेशन P1/P2 ये हमारा दोनों सेम है ना इंटीग्रेशन के बाद। इसको ध्यान में रखिएगा, एक समय ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम इसके बराबर हो जाएगा, क्या रख सकते हैं, P1V1 इंटीग्रेशन V2/P1 ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम समान रूप से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम पॉलीटॉपिक प्रोसेस, और जब वर्क डन जो हमारा हो जाएगा, जब पॉलीटॉपिक प्रोसेस होगा तो वहाँ पर हमारा कब हो जाएगा P1 हमारा। अब दोनों जब इक्वल करेंगे, करके सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा P1V1 माइनस P2V2/N-1 ये हमारा वर्क डन पॉलीटॉपिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, और क्या कह रहा है, वर्क डन फ्रॉम फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम। अगर वर्क डन कब होगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, एक मिनट। वर्क डन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम, जब जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वहाँ पर क्लोज सिस्टम होगा, तो वहाँ पर वर्क डन क्या होगा, W यानी वर्क डन V माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम V माइनस C इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोसेस कह रहा है क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में है जो कोई वर्क डन बाहर से नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में और सब थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्राइब करके। अब इसके बारे में जो हम यहाँ पर रख देंगे, वर्क डन P माइनस C इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो P2 माइनस P कांस्टेंट में आ जाएगा, जब प्रेशर इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, वर्क डन फॉर द कांस्टेंट प्रेशर फॉर क्लोज सिस्टम रहेगा तो कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, तो V2 माइनस V1 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया लगभग सभी टॉपिक को। अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सभी टॉपिक को आप लोग पढ़ते रहिएगा, बहुत ही अच्छी लेवल की बुक है सभी। अगर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो ये भी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस बुक को आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा सभी बुक्स को। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनर्जी। अब इसमें से बताना हमें कौन सा स्टेटमेंट जो है एनर्जी के लिए उपयुक्त है। जो ये हमारा लिखा है UPRB UNLAE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनर्जी। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है एनर्जी के लिए सही है। बताओ, एनर्जी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, बिल्कुल गलत है। एनर्जी जो है एक सिस्टम का जो है प्रॉपर्टी जो है सिस्टम का। भाई अगर एनर्जी नहीं होगा तो हमारा कैसे इक्वल होगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर कहाँ होगा, ना वर्क डन होगा। और एनर्जी इज ए पाथ फंक्शन, एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं भैया, एनर्जी जो है पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और अगला टॉपिक क्या कह रहा है, एनर्जी चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ अलाउड। ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या कह रहा है, जो ये हमारा दिया है क्या हो जाएगा, ये इस इन्फिनेटिव, ये सर्कल इंटीग्रेशन ऐसे होगा, सर्कल इंटीग्रेशन DE इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन एनर्जी जो है 0 हो जाए, सर्कल इंटीग्रेशन अगर लगा दिया जाए वहाँ पर चेंज इन एनर्जी 0 हो जाए, ये बात हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारा फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट, एनर्जी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब करके लिखा हूँ, इसका डिस्क्राइब देख लीजिए, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे कितना आसान था। एनर्जी E इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एंड इट इज़ द पाथ फंक्शन। देखिए, मैं अभी पहले बताया ना, ये जो है एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम का जो है प्रॉपर्टी है, और हम कह सकते हैं कि यह एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, यह एक पाथ फंक्शन है। और चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट, ये सिस्टम इज सेम, यहाँ पर वहाँ पर डिफरेंट दिया था, लेकिन दोनों स्टेट में जो है एनर्जी सेम रहेगा फॉर द डिफरेंट पाथ के लिए। डिफरेंट पाथ अगर रहेगा तो वहाँ पर एनर्जी सेम रहेगा। और फॉर पॉइंट फंक्शन
ये जो है पॉइंट फंक्शन के लिए जब क्या होगा, सर्कल इंटीग्रेशन डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा, यही मैं बताया, इसीलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद RPPSC AE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन। अब बताना है मैं, इसमें जो इंटरनल एनर्जी है जब सिस्टम में आता है तो परफेक्ट गैस है, उस पर किस पे डिपेंड करता है। परफेक्ट गैस जो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा। अगर भैया जब कंटेनिंग उसमें इंटरनल एनर्जी है तो प्रेशर पर नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर को मैं गलत कर दे रहा हूँ। और टेम्परेचर ओनली, हाँ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर उस सिस्टम में, इंटरनल एनर्जी के सिस्टम में परफेक्ट गैस है तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर गैस का जो है चेंज हो जाएगा। परफेक्ट गैस ना होकर के आइडियल गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर पे दोनों पे नहीं, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आगे में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इस सभी के बारे में यहाँ पर देख लीजिए एक बार। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग परफेक्ट गैस आइडियल गैस डिपेंड अपॉन ऑन द टेम्परेचर ओनली, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फॉर आइडियल गैस ओनली U इक्वल टू F इंटू टेम्परेचर, मतलब जो फंक्शन होता है टेम्परेचर का केवल एनर्जी पर डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी पर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, हमें एक इनकरेक्ट बताना है इसमें से। और ये देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, RPSC लेक्चरर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। और हमें इनकरेक्ट छांटना है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट मतलब गलत है जो। वेयर जहाँ B, P, T एंड Q आर वॉल्यूम, इसका हम कह सकते हैं जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफ़र रिस्पेक्टिवली। तो हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, सर्कल इंटीग्रेशन DV इक्वल टू 0। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है। सर्कल जो वॉल्यूम हो जाएगा, ये हमारा अगर प्रोसेस है वॉल्यूम प्रेशर, ये हमारा DV इक्वल टू 0 हो जाएगा, TP इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा, C भी सही हो जाएगा, DP सही हो जाएगा। और हीट, ये इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब हीट ट्रांसफ़र होगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। सभी क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखो यहाँ पर कह रहा है सर्कल इंटीग्रेशन Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू इज नॉट 0, बात सही है ना, मैं अभी बताया इसीलिए। और सर्कल इंटीग्रेशन B इक्वल टू 0, बात सही है। और सर्कल इंटीग्रेशन P इक्वल टू 0, यहाँ पर प्रेशर 0 हो जा रहा है, ये भी बात सही है। सर्कल इंटीग्रेशन T इक्वल टू 0, हाँ ये भी बात सही है। यानी हम कह सकते हैं बिकॉज, क्यों सही है, बिकॉज PVT आर प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये जो है एक प्रॉपर्टी है किसके, सिस्टम की एक प्रॉपर्टीज़ है। इसीलिए यहाँ पर भाई टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता था, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता था, प्रेशर भी कांस्टेंट होता था। लेकिन आप सिस्टम में कभी हीट को कांस्टेंट देखा है, कभी सुना है, नहीं सुने हैं, इसीलिए यह क्वेश्चन सही है। ठीक है, और वेयर Q एंड वर्क इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, जो वहाँ पर हीट और वर्क है वो सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, और साइक्लिक इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू 0, हम कह सकते हैं सभी जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है वो 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही RPSC लेक्चरर 2016 में दोनों क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है। और एक क्वेश्चन आप लोग भी बहुत ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनर्जी। अभी मैं इसके पहले बता चुका हूँ, हमें इसमें ज़्यादा से समय नहीं लेना है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग जानते होंगे मुझसे अधिक, मैं इसके पहले बताया हूँ। अब बताओ, इट इज पॉइंट फंक्शन, सही है ना, हमें तो लग रहा है पॉइंट फंक्शन तो हो सकता है ना भैया, सही है ना, हमें लग रहा है तो सही है, आप लोग को लग रहा है, हाँ लग रहा होगा, सही होगा। इट इज़ पाथ फंक्शन, यह पाथ फंक्शन है, एनर्जी जो है एक पाथ फंक्शन है, अभी इसको मैं पहले बताया एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, और इट इज़ नॉट ए कंजर्व क्वांटिटी, या कंजर्व क्वांटिटी भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ मैं बहुत अच्छे से एनर्जी को डिस्क्राइब किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए
एनर्जी जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो हमारा होता है, एक मिनट, एक तो हमारा होता है स्टोरेज एनर्जी और एक तो हमारा होता है ट्रांसटिव एनर्जी। ठीक है, दोनों टाइप का हो गया ना। अब स्टोरेज एनर्जी किस पे ट्रांसफर होता है? इंटरनल एनर्जी में, और इंटरनल एनर्जी जाता है हमारा पॉइंट फंक्शन में, जो हमें अभी पूछ रहा था इंटरनल एनर्जी किस में होता है। इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, और हमारा ट्रांसटिव एनर्जी में आ जाते हैं। ट्रांसटिव एनर्जी जो है वर्क एंड हीट जो है ट्रांसफर, वर्क होता है और हीट होता है ट्रांसटिव एनर्जी। और ये जो है किस पे होता है? पाथ फंक्शन पर डिपेंड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को रख दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय। अब बताओ इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी? हीट कैपेसिटी मास प्लस स्पेसिफिक हीट। भैया हीट कैपेसिटी जो है मास और स्पेसिफिक हीट के बराबर हो जाए? नहीं होती है। ठीक है, मास और स्पेसिफिक हीट के बराबर नहीं होती है। अगर हाँ यहाँ पर अगर इंटू कर दिया जाए होता तो हो जाता है, यानी अब हमें इंटू देख लो इसमें से कौन सा सही है। हाँ, हीट कैपेसिटी, हाँ ऑप्शन नंबर सी चाहिए। देखो यहाँ पर मिल गया ना हमें, हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई ज़रूरत नहीं है आगे ऑप्शन को देखने के लिए, मैं सभी ऑप्शन का डिस्क्राइब किया हूँ, देख लीजिए यहाँ पर हीट कैपेसिटी किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर है, ये रहा, ये हमारा CGPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। हम हीट जो कैपेसिटी है उसे हम कह सकते हैं एक प्रकार की थर्मल कैपेसिटी होती है, वो किस प्रकार की है? फिजिकली प्रॉपर्टी है of matter defined as the amount of heat to be supplied to a given mass of a material to product a unit change in its temperature। ये कब सप्लाइड होता है? कितनी अमाउंट में? कुछ अमाउंट होती है, वो हीट को जो सप्लाइड किया जाता है, जो उसमें जितना मास दिया रहता है मटेरियल का, जो वो प्रोडक्ट यूज होता है जितने यूनिट में, वो चेंज कर देता है टेम्परेचर को। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाता है उस पर जो है डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और इस हीट कैपेसिटी को हम एक प्रकार से कह सकते हैं एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? हीट कैपेसिटी को सी से, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एम इंटू सी। ये किस में हो जाएगा? जूल पर केल्विन। ठीक है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा। सी इक्वल टू एम इंटू सी जूल पर केल्विन, जहाँ हम कह सकते हैं यम जो है मास ऑफ सिस्टम हो जाएगा और सी जो है स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी हीट कैपेसिटी के बारे में जानने के लिए। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी एक प्रकार की फिजिकल कैपेसिटी है, आप लोग सीधे से जान जाएंगे। वहाँ पर किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है? जो एक जितनी मात्रा में हीट्स को सप्लाइड किया जाता है मास ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, वहाँ पर जितने टेम्परेचर पे जो हो चेंज हो जाए वहाँ पर हीट कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और इसे सी से डिनोट करते हैं। कुछ नहीं था, बहुत आसान सा था, इसलिए मैं इसे बताने को उचित समझा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है? CGPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। इसमें से कौन सा? अभी मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सा है? आप लोग बताओ, अभी इसके बारे में सुने ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और अब हमारा आ जाओ यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जल्दी से बताओ। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? नहीं है। और प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? नहीं, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम ये भी, और हमारा क्या हो जाएगा इसमें? एनर्जी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी के बारे में देख लो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सभी बाकी किस कौन सा टाइप है? देखो सभी के एग्जांपल भी दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही डिस्क्राइब करके, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक कौन सा प्रॉपर्टी होती है? एक मैटर दैट डिपेंड ऑन ओनली द टाइप ऑफ मैटर इज सिंपल एंड नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मास। ये जो है केवल सिंपल मैटर पर डिपेंड करता है, ये अमाउंट ऑफ मास पर नहीं डिपेंड करता है।
जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। इसका एग्जांपल किस प्रकार का होगा, जैसे प्रेशर होगा। और प्रेशर भाई हम अगर थोड़ा सा अगर एयर को हम ले लीजिए, उसको हम प्रेशर करेंगे तो प्रेशर हमारा उतनी मात्रा में जाएगी। इसका ये नहीं डिपेंड करेगा कितनी मात्रा में वहाँ पर क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर बह रहा है, ठीक है। टेम्परेचर ये भी नहीं डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी हो गया, डेंसिटी हो गया, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो। विस्कोसिटी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन स्पेसिफिक एंथैल्पी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और स्पेसिफिक एंट्रोपी, एंथैल्पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम ये भी एंथैल्पी कौन सा प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मास मैटर इन ए सिंपल। जो हम एक प्रकार से कह सकते हैं ये अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ कितना उसमें द्रव्यमान है उस पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। वॉल्यूम हमारा हो गया। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए स्पेसिफिक वॉल्यूम एक प्रकार का इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ वॉल्यूम कह दिया जाए तो वॉल्यूम एक प्रकार का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। एंथैल्पी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मास, एनर्जी, ये सब हमारे जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लीजिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको लगा लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन भी दिखा दिया हूँ। वर्क डन इज इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। अब इसमें से बताना है कौन सा वर्क डन जो है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है। पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हमारा एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन है। फ्री कब होता है भैया, जब हमारा सभी प्रकार से मुक्त हो जाओ। मुक्त मतलब कब होगा, जब हम अपनी अवस्था प्राप्त कर लेंगे, मतलब जीरो में पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार पूछा हुआ है। JPSC AP पेपर 2000 कितने में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TNPSC AE 2018 में पूछा हुआ है जो भी है। और UKPSC AE 2007 में पेपर सेकंड में पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। देख लीजिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन में, ठीक है। देखो डेल्टा की इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा की इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W। मतलब अगर हमारा जितना हीट ट्रांसफ़र करेंगे उतना इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। सिंस जब फ्री हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन में हो जाएगा, तो वहाँ पर T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। जब T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, जो हमारा हीट होगा तो हमारा तुरंत टेम्परेचर बराबर होगा। टेम्परेचर हीट है तो हीट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं DU इक्वल टू जीरो। एनर्जी ही नहीं ट्रांसफ़र होगा तो हमारा वर्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब फ्री एक्सपेंशन होगा बिल्कुल समझ में होगा, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें से। अब देख लीजिए एक और प्रकार का बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो इससे। फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी प्रॉपर्टी बाय। अब बताना हमें इसमें से कौन सा आइडियल गैस है और एंथैल्पी प्रॉपर्टीज है। JPSC AE प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो क्या है, H इक्वल टू U माइनस RT गलत हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं ना ये आइडियल गैस है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ही डिपेंड करेगा। जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी और जो है हीट दोनों जो वर्क जो भी होते थे वो पॉजिटिव में होते थे। यानी पॉजिटिव हमें ढूंढना है, पॉजिटिव ये मिला लेकिन इसके पहले नेगेटिव है, अर्थात ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। H इक्वल टू हो जाएगा, हमें एंथैल्पी निकालना है, H इक्वल टू U प्लस RT इक्वल टू इतने बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग इससे वंचित रहें। H इक्वल टू हो जाएगा U प्लस PV, यानी एंथैल्पी इक्वल टू हो जाएगा इंटरनल एनर्जी प्लस कांस्टेंट, ये हमारा P इंटू V, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के बराबर। और जबकि हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, PV इक्वल टू MRT होता है ना आइडियल गैस में, याद करो PV इक्वल टू MRT होता है ना, ये हम रख देंगे अगर, तो हम यहाँ पर ये एंथैल्पी इक्वल टू रख सकते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस PV MRT हो जाएगा। अगर हम M इक्वल टू 1 रख दें तब क्या हो जाएगा, एंथैल्पी
H इक्वल टू हो जाएगा U प्लस RT। ये हमारा आंसर यहाँ से प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान तरीके से देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। देखो JPSC प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द एनर्जी इन स्टोरेज। ठीक है, अब इसमें से हमें कौन सा ऐसा एनर्जी है जो हमें इस स्टोरेज एनर्जी है बताना हमें। वर्क क्या स्टोरेज एनर्जी है जो स्टोरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं, वर्क जो हम करेंगे वही होगा ना। हीट हमारा भी स्टोरेज एनर्जी नहीं है, हीट को हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक प्रकार से दूसरे बॉडी में जाता है। एनर्जी तो हमारा खुद ही है। और इंटरनल एनर्जी एक प्रकार का जो है स्टोरेज एनर्जी है। अभी मैं स्टोरेज एनर्जी का सभी प्रकार से मैं डिफाइन किया था। स्टोरेज एनर्जी होता है और एक ट्रांजिटिव एनर्जी होता है। दो प्रकार से एनर्जी को मैं डिफाइन किया था, उसमें मैं बताया भी था। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्क और हीट आए थे ये ट्रांजिटिव एनर्जी में आए थे। ये दोनों किस में आए थे? ये ट्रांजिटिव एनर्जी में आए थे। जबकि इंटरनल एनर्जी हमारा आया था, ये हमारा आया था किस पे आया था? स्टोरेज एनर्जी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। मैं अभी फिगर बना के बताया था, बिल्कुल समझाया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ प्रॉपर्टी एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी है और सिस्टम को हम जो है पोटेंशियल जोड़ते हैं, किसके बराबर करते हैं? सिस्टम एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, और भी सिंपल है और भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उतनी ही अच्छे तरीके से ये पूछा भी गया है। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस एज पर। ठीक है, ये हमें बताना है किस पर डिपेंड करेगा। जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किस प्लेस पर डिपेंड करता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। जीरोथ लॉ है जो दोनों इक्वल कर देता है, डिपेंड नहीं करता उस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भैया ये हमारा किस पर डिपेंड करता है? एनर्जी पर डिपेंड करता है, जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हाँ ये हीट ट्रांसफ़र पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किरचॉफ लॉ क्या कहलाता है? देखो किरचॉफ लॉ भी डिपेंड नहीं करता है। ये देख लिए, नागालैंड PSC CTSC 2017 में पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर। और अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे छोड़िएगा मत, नहीं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा न्यूमेरिकल है, एक बहुत ही अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। 2 kg ऑफ सब्सटेंस रिसीव 500 किलो जूल एंड अंडरगोज ए टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 100 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस, देन द एवरेज स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रेशर विल बी। तो हमें क्या निकालना है? उस हीट के दौरान हमें जो भी प्रेशर निकलेगा उसे हमें निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर निकलेगा। ठीक है, अब उसे हमें निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, हमें क्या क्या दिया है उसको हम पहले नोट कर लेंगे। ठीक है, M इक्वल टू हमें दिया है 2 kg और Q इक्वल टू हमें दिया है कितना? ये हमारा 500 किलो जूल। Q इक्वल टू दिया हमें 500 किलो जूल और T1 दिया हमें 100 डिग्री सेल्सियस और T2 दिया हमें 200 डिग्री सेल्सियस। तो हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो स्पेसिफिक हीट होगा, स्पेसिफिक हीट को हम किससे डिनोट करते हैं? स्पेसिफिक हीट को हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है, सभी के बारे में अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, देख लो, इसको मैं सॉल्व करके लिखा हूँ और इसको मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे आया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये पता चला, मास पता चला, हीट का जो मतलब हीट था वो भी पता चला, ये टेम्परेचर जो भी था 100 डिग्री पे प्रथम टेम्परेचर और सेकंड था 200 डिग्री पर। और Q इक्वल टू हमें पता है mCB डेल्टा T होता है, mC इंटू डेल्टा T होता है ना। Q इक्वल टू हमें जो भी हीट होगा हमें ये हमें पता ही है ना, Q इक्वल टू mCB डेल्टा T, mC डेल्टा T।
और अब हमें क्यू इक्वल टू इसका सभी का पुट कर देंगे वैल्यू। क्यू इक्वल टू कितना दिया था 500 किलो जूल। जो भी किलो जूल ही जो एनर्जी आएगी हीट एनर्जी किलो जूल में ही आएगी ना। और एम इक्वल टू 2 और हमें दिया था सी हमें नहीं पता था, सी हमें निकालना था स्पेसिफिक हीट। और हमें चेंज इन टेम्परेचर दिया था कितना 200 टू 100 यानी T2 माइनस T1। ठीक है। और हम इसको वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारा 2.5 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। बस आप लोग को फार्मूले पे पुट करनी है, सभी वैल्यू को अपने आप आ जाएगा। और देख लीजिए उसी घड़ी में और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी को हिलाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सीधे से बताना, इसमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा आ नहीं रहा है यहाँ पर, हाँ आ गया। ठीक है, ये देखो अभी भी नहीं आ रहा है यहाँ से, और मैं जूम कर दे रहा हूँ। हाँ अब आ गया। ठीक है, अब भी नहीं आ रहा, हाँ अब आ गया। द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज, अब इसमें से जब वर्क हमारा हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही से बताओ आप लोग। तो हम ये कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस पे ए सही हो जाएगा, P1V1 log E V2 अपान V1। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा, बस इतना ही कुछ करना इसमें नहीं था, सिर्फ फार्मूला ही बताना था ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान। ठीक है, ये देख लो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लिए। इसका आंसर भी W जो हमारा वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है P1V1 इक्वल इंटू log E V2 अपान V1। ये TRB पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ही, अगर हम कह सकते हैं थर्मोकपल्स आर जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। जो थर्मोकपल होते हैं वो जनरली किस पर यूज किए जाते हैं, कितने डिग्री मेजर करने के लिए। जनरली वो यूज किए जाते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्मोकपल आर जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अप टू, ये 1500 डिग्री सेल्सियस, अप टू होता है 1500 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, 1500 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नापते हैं हम थर्मोकपल्स को। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये पॉइंट फंक्शन ऑफ द सिस्टम, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पॉइंट फंक्शन, सिस्टम का पॉइंट फंक्शन नहीं है। अभी मैं बताया ना, सभी क्वेश्चन के बारे में बता दिया हूँ। टेम्परेचर ये हमारा पाथ फंक्शन में आता है, प्रेशर ये भी हमारा पाथ फंक्शन में आता है। ये हमारा टेम्परेचर ये हमारा किस पर आता है, पॉइंट फंक्शन में आता है ना। टेम्परेचर हमारा पॉइंट फंक्शन में आता है, और हमारा प्रेशर भी पॉइंट फंक्शन में आता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पॉइंट फंक्शन में आता है, जबकि हीट जो हमारा पॉइंट फंक्शन में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट फंक्शन में नहीं आता, ये हमारा पाथ फंक्शन में आता है। हीट और वर्क ये हमारा पाथ फंक्शन के हैं। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। हीट इज पाथ फंक्शन वेयर टेम्परेचर प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम आर पॉइंट फंक्शन। अभी मैं इसके लिए बताया। और अगला क्वेश्चन क्या है, द एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ, जो एंथैल्पी है उसके आइडियल गैस के फंक्शन क्या है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें प्रेशर के आइडियल गैस के फंक्शन है, नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें ए गलत हो जाएगा। और बी देख लेते हैं, वॉल्यूम ओनली, ये भी आइडियल गैस के प्रोसेस नहीं है। और ऑप्शन नंबर इसमें सी कह रहा है टेम्परेचर ओनली, हाँ ये तो है। ऑप्शन नंबर इसमें एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये PSC CTSC 2017 में पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इंटरनली जो है टेम्परेचर पर कार्य करता है एंथैल्पी। और अगला क्वेश्चन क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, 1 डिग्री सेल्सियस किस पे इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, 274.15 केल्विन, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि सभी लोग लगाएंगे किस पर, 273.15 केल्विन के बराबर, ये हमें लगाएंगे, लेकिन इतना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है किसमें,
PSC CTSC 2017 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। मैं दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, और ये किसी प्रकार की बुक्स का आपको परचेज करना चाहते हैं तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर नहीं वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप नंबर भी दे दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग कॉन्टेक्ट करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट को लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।